हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत समास को पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं समास की क्लास। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समास समझ में आ जाएगा और इससे संबंधित प्रश्न आप किसी भी परीक्षा में कभी गलत नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समास क्या है, पहले हम डिटेल में समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, फिर प्रश्नों को देखेंगे। समास की हम परिभाषा देख लेते हैं कि समास का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि पूछा गया है समास क्या है, परिभाषा भी पूछ ली गई है। तो देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द, नवीन का मतलब क्या है, नया, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नया शब्द बनने की विधि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और इस विधि से बने शब्दों का समस्त पद, यानी कि इस विधि से जो शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जब समस्त पदों को जब अलग अलग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास विग्रह किसे कहते हैं ये मैं समझा दूँ यहाँ पे, कि जैसे लंबोदर समास है, लंबोदर, इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, यही क्या है कि इसके पदों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब समझ ये क्या था, लंबोदर क्या है, तो यह समस्त पद है, और इस समस्त पद का हमने विग्रह कैसे किया कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, भगवान गणेश। ठीक है, यह बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण था जो मैंने आपको समझाया कि समस्त पद हो गया लंबोदर और इसका विग्रह किया हमने लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यह हो गया समास विग्रह, इसे है हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम देखते हैं कि अब समास के भेद कितने होते हैं। आपसे नंबर में ही सीधा पूछ लिया गया है कि समास के भेद कितने होते हैं, सीधा नंबर पूछा गया है। तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। आप याद रखिएगा, सीधा ऐसे ही प्रश्न बना हुआ है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेद को हम एक एक को आराम से बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 6 भेद कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, और छठा है क्या, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू में दे देती हूँ आप लोगों को कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसमें यथा, भर, प्रति जैसे शब्द आते हैं। तत्पुरुष समास में इसमें क्या होता है, तो कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है इसमें, जो कारक चिन्ह होते हैं उनका क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। याद रखिएगा, कारक चिन्हों का लोप किस समास में होता है, पूछा हुआ है, तत्पुरुष समास में। द्विगु समास में क्या होता है, तो इसमें जो है पहला पद क्या होता है, तो पहला पद जो है संख्या वाची होता है। मैं ओवरव्यू यहीं पे दे रही हूँ, इसलिए आगे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, नंबर में आते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। और योजक चिन्ह किसके बीच होता है, तो विपरीत के बीच होता है। जो विपरीत, जैसे पाप और पुण्य, अब पाप पुण्य के बीच में जो चिन्ह लगा योजक चिन्ह होता है। इसमें और शब्द भी तथा से भी द्वंद्व समास बनता है। कर्मधारय समास क्या होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाऊंगी कि विशेषण विशेष्य का संबंध क्या होता है, विशेषण और विशेष्य। अब यहाँ पे एक चीज़ टर्म बता देना चाहूँगी मैं आपको, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर हैं, हमने लिखा कि राम बहुत सुंदर हैं। तो देखिए, अब यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा, तो विशेषण क्या होता है, तो जो विशेषता बताए, सुंदर क्या है, विशेषता बता रही है किसकी, राम की विशेषता क्या है कि राम सुंदर है, यह क्या है, विशेषण है, यह क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब जो है इस सुंदर की विशेषता क्या, बहुत बता रहे हैं ना, कि बहुत कह रहे हैं कि राम सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, यही क्या है, यही विशेष्य है। यह बहुत क्या है, विशेष्य है। ठीक है,
तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। मैंने उदाहरण भी दिया है यहाँ पर आपको कि लंबोदर क्या है, समास पद हमारे क्या है, लंबोदर। विग्रह किया, लंबा है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश, यानी कि यहाँ पे लंबोदर तीसरा अर्थ निकल के आया ना। लंबोदर में क्या तीसरा अर्थ निकल के आया कि भगवान गणेश की बात की जा रही है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। अब इसको हम और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। ये तो आपके लिए एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि क्या क्या होता है इन समास के अंतर्गत। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। इम्पॉर्टेंट है यह, क्योंकि बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। एज इट यह इसमें से ही पूछ लिया गया है। एग्जाम्पल जो दिया गया, देखिए इस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। पहला पद, यहाँ से भी इस लाइन से भी प्रश्न बना है कि किस समास में पहला पद अव्यय होता है, तो या फिर पहला पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय और यही क्या होता है, प्रधान होता है। अब देखिए जैसे भर पेट, यानी कि पेट भरकर, भर पेट में क्या है, पेट भरकर, यथा योग्य योग्यता के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, आजन्म जन्म भर, आजीवन जीवन भर या जीव पर्यंत, आमरण यानी कि मरण तक, ठीक है, बीचों बीच बीच में ही, इसको मैं टिक कर रही हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, वे वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बीचों बीच, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी कि शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार, शक्ति के, यानी कि पहला पद ही पेट भर, भर गया लेकिन पेट भर की बात कर रहा है। योग्यता, यानी कि आपके पास योग्यता है तो योग्यता के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। प्रतिदिन क्या है, तो प्रतिदिन यानी कि हर दिन, रोज की बात कर रहा है। अब देखिए एक इसमें समझ जाइए क्या यहाँ पे ट्रिक, क्या बताऊँ मैं, ट्रिक लोग ट्रिक कहते हैं बट मैं उसे ट्रिक नहीं बल्कि मैं उसे कीवर्ड्स कहूँगी। क्या कहूँगी मैं, ट्रिक नहीं बल्कि कीवर्ड कहूँगी। क्या कहूँगी इसे, कीवर्ड। यह एक कीवर्ड है, ठीक है, एक कीवर्ड है। क्या है कीवर्ड, देखिए भर पेट, जहाँ भर, यथा, प्रति, आ देखिए आजीवन, आपको यानी कि जहाँ पे जिस समास में आपको ये शब्द कीवर्ड दिख जाए, जिस समास में आपको भर दिख जाए, शब्द के शुरुआत में ही भर दिख जाए, यथा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आ दिख जाए, ठीक है, आप समझ जाइएगा कि वह कौन सा समास है, तो वह अव्ययी भाव समास है। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आईएमपी पॉइंट है, उसे मैं बताना चाहूँगी कि देखिए जैसे यहाँ बीचों बीच दिया हुआ है, बीचों बीच हो, रातों रात हो, रातों रात, आपसे यह पूछा गया है कि रातों रात, बीचों बीच, दिनों दिन, दिनों दिन, इनमें कौन सा समास है, तो इनमें जो है कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। क्यों समास है, अब देखिए दो वर्ड हैं, एक तो आता है रात दिन, इसमें कौन सा, क्योंकि लोग इसको द्वंद्व क्या लगा देते हैं, द्वंद्व समास लगा देते हैं। ये तो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है ही, लेकिन इसको भी द्वंद्व लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। रातों रात, देखिए यहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास में विपरीत होंगे, रात का विपरीत दिन होता है और इन दोनों के बीच योजक चिन्ह जरूर होता है। लेकिन यहाँ पे ना तो योजक चिन्ह है और दूसरी चीज़ रातों रात की बात कर रहा है, यानी कि उसी रात रात रात, दिन दिन की बात कर रहा है, ये बीच बीच की बात कर रहा है। रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, इन सब में कौन सा समास होता है, तो इन सब में जो है अव्ययी भाव समास होता है। इन दोनों के अंतर को आप जरूर समझेंगे, क्योंकि आजकल यहाँ से ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को अंतर को आप समझ जाइए, तो ना तो द्वंद्व में कन्फ्यूज होंगे और ना ही अव्ययी भाव समास में कन्फ्यूज होंगे। देंगे भर पेट, यथा योग्य, प्रतिदिन, आजन्म, आजीवन, आमरण, बीचों बीच, दिनों दिन, रातों रात, यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास से कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास करें, इस समास में प्रथम पद क्या होता है, पहला पद क्या हो जाता है, गौड़ हो जाता है और दूसरा पद यानी कि दूसरे पद की प्रधानता होती है। प्रश्न आए कि किस समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है और प्रथम पद गौड़ होता है, तो कौन सा होगा, वह तत्पुरुष समास होता है। उसे यानी कि उस समास को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आप तत्पुरुष समास से संबंधित सारे प्रश्न कर जाएंगे। कारक चिन्हों का क्या होता है, इसमें लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के भेद, अब तत्पुरुष का देखिए कई लोग इसका भेद नहीं बताते हैं, लेकिन आजकल तत्पुरुष के भेद से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने तत्पुरुष के भेद को डिटेल में लाया है ताकि आप इस लेक्चर के अंतर्गत डिटेल में थ्योरी को समझ जाएं। प्रश्न तो आप कर ले जाएंगे जब थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखते हैं तत्पुरुष के भेद हम।
तो इसमें कर्म तत्पुरुष, जैसे कर्म तत्पुरुष कारक हमारे होते हैं 6। अब उन 6 कारक में जो कर्म होता है, कर्म तत्पुरुष, कर्म का वो चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता का नहीं होता है, कर्म को होता है। इसका क्या होता है, कारक चिन्ह को होता है। अब जिस समास में जो समास होगा तत्पुरुष समास, उसमें कारक चिन्ह को का लोप होगा। अब को परसर्ग विभक्ति है, इसका लोप होता है। जैसे समस्त पद ये है और यह विग्रह है। देखिए बस चालक आपसे दे दिया कि बस चालक में कौन सा समास है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है, तो आप क्या लगाएंगे, इसका विग्रह करेंगे तभी आपको पता चलेगा बस चालक में कौन सा, कि बस को चलाने वाला। अब आप यहाँ पे आपको सीधा मिल गया बस चालक, यानी कि बस को चलाने वाला। विग्रह आपने किया तो आपको पता चला इसमें कारक चिन्ह है को। अब बस को आपने कारक चिन्ह देखा, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या कर देना है, यहाँ पे तत्पुरुष लगा देना है। क्या लगा देना है, तत्पुरुष। उसमें भी अगर तत्पुरुष में भी पूछ लिया कौन सा तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए गगन चुंबी, तो गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, कारक चिन्ह यहाँ पे भी को दिखाई दिया, तो कौन सा, तो कर्म तत्पुरुष या फिर तत्पुरुष समास लगाएंगे। स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग प्राप्त। अब क्या है, माखन चोर यानी कि माखन को चुराने वाला। अब माखन को चुराने वाला यहाँ पे भी आपको दिखा क्या, कारक चिन्ह दिखा। अब इसका लोप, जैसे माखन चोर में देखिए, माखन चोर जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है कर्म तत्पुरुष का, इसमें अगर देखें तो आप कारक चिन्ह का लोप हो गया ना माखन चोर में, लेकिन इसका विग्रह करने पर आपको पता चल रहा है कि क्या है, माखन को चुराने वाले को हम क्या कहते हैं, माखन चोर। यानी कि हमारा समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, उसमें भी कर्म तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, आगे इसी तरह देख लेते हैं। करण, करण का तत्पुरुष यानी कि करण का क्या होता है, करण का करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा, से या द्वारा होता है और इसका लोप होगा। अब देखिए समस्त पद हमारा ये है और विग्रह हमने किया है यहाँ पे। मदांध यानी कि मद से अंधा, मदांध में प्रश्न आ जाए कि मदांध में कौन सा समास है, तो उसमें आपको तत्पुरुष दे, अव्ययी भाव दे दे, द्विगु दे दे, बहुब्रीहि दे दे, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे मदांध है। इसका विग्रह सबसे पहले आपको विग्रह करना पड़ेगा, तो विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, मद से अंधा। यहाँ पे आपको कारक चिन्ह दिख गया, कुछ नहीं करना, तत्पुरुष, तत्पुरुष लगा के आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। तत्पुरुष में अगर भेद पूछता है तब करण तत्पुरुष आप लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए रेखांकित यानी कि रेखा द्वारा अंकित, कौन सा समास है, तो तत्पुरुष कौन सा, करण तत्पुरुष समास, क्योंकि द्वारा यहाँ पे दिख गया, कारक चिन्ह दिख गया। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित, हस्तलिखित में कौन सा समास है, हाथ से लिखित, यहाँ कारक चिन्ह दिखा, आप क्या लगाएंगे, फटाक से तत्पुरुष, करण तत्पुरुष लगा के आगे बढ़ जाएंगे। कष्ट साध्य यानी कि कष्ट से साध्य, आपको कारक चिन्ह दिखा, कुछ करना ही नहीं, कारक चिन्ह देखना है, समास कौन सा है, तत्पुरुष समास लगा के आगे बढ़ जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष में संप्रदान तत्पुरुष की बात करें, इसमें को और के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। कौन सा, इसकी विभक्ति संप्रदान की क्या होती है, को और के लिए होता है। अब देखिए समस्त पद यहाँ पे दिया हुआ, विग्रह यहाँ पे दिया हुआ। अब देखते हैं हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी आपको दिख गया यहाँ पे, हाथ के लिए यानी कि को या फिर के लिए दिख जाए तो हथकड़ी पूछ दे दे, हथकड़ी में कौन सा समास है, तो आप क्या करेंगे, हाथ के लिए कड़ी, यानी कि आपको के लिए क्या दिख गया, परसर्ग यहाँ पे विभक्ति चिन्ह दिख गया, तो आप कौन सा समास लगाएंगे, संप्रदान तत्पुरुष या तत्पुरुष समास लगाएंगे। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन में कौन सा समास है, तो परीक्षा भवन जो होता है यानी कि परीक्षा के लिए भवन, यानी कि तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, के लिए आपको दिख गया यहाँ पे कारक चिन्ह, तो संप्रदान तत्पुरुष। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, विग्रह आपको हर समास का विग्रह जरूर करना है, विग्रह करेंगे तो आपको फटाक से निकल के आ जाएगा कि उसमें समास कौन सा है। सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, अब आपको यहाँ कारक चिन्ह दिख गया, के लिए, जब जहाँ कारक चिन्ह दिख जाए वहाँ पे आपको तत्पुरुष लगाना है। अब जब तत्पुरुष में डिटेल पूछेगा कि संप्रदान है, करण है, कर्म तत्पुरुष है, तब आप लगाएंगे कि हाँ ये करण तत्पुरुष है, ये संप्रदान तत्पुरुष है, ये अपादान तत्पुरुष है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष पूछता है तो तत्पुरुष समास के लिए आपको विग्रह करना है और कारक चिन्ह ढूंढना है। जहाँ कारक चिन्ह मिल गया आप उसको तत्पुरुष लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे देखते हैं चौथा, अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, से, वो भी, इसका भी से चिन्ह होता है, करण का भी, करण कारक का भी क्या होता है, चिन्ह से होता है, और इसका भी क्या होता है, अपादान कारक का भी से होता है, लेकिन से अलग होने के लिए। ठीक है, यानी कि हमेशा के लिए जो अलग हो जाए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं वे हमेशा के लिए पेड़ से अलग हो रहे, फिर दोबारा तो चिपक नहीं जाएंगे। तो हम जो चीज़ हमेशा के लिए अलग हो वहाँ पे से लगता है, अपादान तत्पुरुष लगता है, अपादान समास रहता है वहाँ पे। अब देखते हैं, जैसे समास पद हो गया और ये विग्रह हो गया। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, हमेशा के लिए पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट हो गया, वो हमेशा के लिए पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। अब यहाँ पे से आपको दिखा है विभक्ति चिन्ह, तो आप क्या लगाएंगे, तत्पुरुष समास, वो भी कौन सा, अपादान तत्पुरुष।
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि से आपको दिखा तो ऋण से हमेशा के लिए इंसान मुक्त हो जाता है ना, तो वो क्या हो गया यहाँ पे अपादान तत्पुरुष। जन्म से अंधा है, यानी कि जन्म से ही अंधा व्यक्ति है, तो जन्म अंधा, जन्म से अंधा, जन्मांध में कौन सा समास, इसको इंपॉर्टेंट के लिए जन्मांध को बहुत बार पूछा गया है। जन्मांध में कौन सा समास है, तो जन्म से अंधा यानी कि अपादान तत्पुरुष है। भय से भीत, भयभीत यानी कि भय से भीत, कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। मतलब आपको एक वर्ड याद रखना है तत्पुरुष समास के लिए, किसके लिए, तत्पुरुष समास के लिए, कि उसमें जो है कारक चिन्हों का क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप इसमें होता है। ठीक है, कारक चिन्हों का लोप होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष देख लेते हैं। संबंध तत्पुरुष में जैसे संबंध में संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, काकी के, रारी रे, नानी रे, इन सब का लोप हो जाएगा। देखिए घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़, की आ गया, पूंजीपति, पूंजी का पति, का आ गया, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, का आ गया, प्रजापति, प्रजा का पति, यानी कि सब में का की के, रारी रे, नानी ने जब दिखाई दे वहाँ पे आप संबंध तत्पुरुष लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये घुड़दौड़, पूंजीपति, गृह स्वामी सारे पूछे गए हैं कि कौन सा समास है, तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप ध्यान से देखते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं। कारक भी कितने 6 होते हैं, तो 6 कारक दे दिया। अब अधिकरण अंतिम जो हो, अधिकरण तत्पुरुष की बात करें, इसमें जो है कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। ठीक है, मे पर, किसका, मे पर। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, तो मे पर होता है, और इस मे पर का लोप होता है। अब देखिए शरणागत यानी कि शरण में आगत, में दिखा है, यानी कि आपको कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें शरणागत में कौन सा समास है, तो आपने विग्रह किया शरण में आगत, यानी कि यहाँ पे कौन सा समास आ रहा है, में आ रहा है। तो आपको ये नहीं जानना है कि अधिकरण का अत है कारक, अधिकरण कारक नहीं पहचानना। यहाँ पे आपको कारक चिन्ह दिखा तो आपको क्या लगाना है, तत्पुरुष। अगर डिटेल प्रश्न पूछता है कि कौन सा तत्पुरुष है तो आपको अधिकरण तत्पुरुष लगाना है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है कि आत्मा पर विश्वास, में या पर दिखा, अधिकरण तत्पुरुष। जलमग्न यानी कि जल में मग्न, आपको में पर सर्ग दिखा तो क्या, अधिकरण तत्पुरुष। नीति निपुण यानी कि नीति में निपुण, नीति निपुण में कौन सा समास है, तो नीति में निपुण यानी कि तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो यह था हमारा तत्पुरुष समास। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले समास यानी कि द्विगु समास, जो कि बहुत ही ईजी, मतलब मुझे लगता है समास में सबसे ज़्यादा ईजी यही है, द्विगु समास। इसमें क्या होता है, तो देखिए इस समास में पहला पद क्या होता है, पहला पद ही या प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाची होता है, यानी कि काउंटेबल होता है, आप इसको गिन सकते हैं। और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। अब देखिए समस्त पद यहाँ दिया हुआ है और विग्रह यहाँ पे किया हुआ है। तो चौराहा, चय नहीं होगा, चौराहा होगा, क्या होगा, चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है, बहुत बार इसको देखे होंगे, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया चौराहा, कि चौराहा में कौन सा समास है, तो 4 राहों का समूह, समाहार भी लिखा रहता है, तो समाहार का मतलब समूह से है, ठीक है, ग्रुप से है। तो 4 राहों का समूह जिससे हम क्या कहेंगे, चौराहा। चौराहा क्या होता है कि चारों तरफ से, देखिए यही क्या है, यही चौराहा है, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, हर तरफ से आके यहाँ चौराहा बना हुआ है। तो चौराहा का मतलब कि 4 राहों का समूह चौराहा हो गया। तो इसमें कौन सा, तो 4, चौराहा यानी कि 4, आपको 4 वर्ड यहाँ दिखे, 4 राहें, तो आप इसको गिन सकते हैं ना कि 4 रास्ते की बात हो रही है, 4 राहों की बात हो रही है। तो जहाँ पहला पद क्या हो, संख्यावाचक काउंटेबल गिन सकते हो, वहाँ पे कौन सा समास है, द्विगु समास। जहाँ चौराहा आपने समास विग्रह किया 4 राहों का समूह, तो आपको जहाँ काउंटेबल नंबर मिल जाए, जहाँ काउंटिंग के नंबर मिल जाए, वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। आंख बंद करके वहाँ द्विगु समास लगा के आगे बढ़ जाना है। त्रिभुवन, अब भुवन यानी कि भवन की बात कर रहा है, कितने, 3 भवन की बात कर रहा है, यानी कि 3 भुवनों का समूह, 3 भुवन। त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो 3 भुवनों का समूह। अब यहाँ पे काउंटेबल नंबर आपको 3 मिल गया, कुछ नहीं करना, द्विगु समास लगाना है, आगे बढ़ जाना है। नवग्रह, ग्रह की बात, लेकिन कितने, 9 ग्रह की बात करें, काउंटेबल, यहाँ पे 9 नंबर, 9 ग्रह की बात कर रहा है। आपको काउंटेबल नंबर मिल गया काउंटिंग का 9, आपको द्विगु समास लगाना है, आगे बढ़ जाना है। त्रिवेणी, कितनी वेड़ियों का समूह, तो 3 वेड़ियों का समूह, समाहार या समूह की बात कर रहा है, तो 3 वेड़ियों का समूह। यहाँ पे कौन सा समास है, 3 गिन लिया आपने, आपको 3 काउंटिंग नंबर मिल गया। तो जहाँ नंबर मिल जाए, संख्या मिल जाए, वहाँ पे द्विगु समास लगाना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं द्वंद्व समास को देखते हैं। तो मैंने द्वंद्व समास को बहुत ही आसान शब्दों में ऊपर भी समझाया था आपको कि इस समास में दोनों पद, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें तथा हो गया, और हो गया, या हो गया, अथवा आदि, ये शब्द का लोप रहता है। तथा और या शब्द का क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तथा और या अथवा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें इन सब का लोप होता है। जैसे देखिए
समस्त पद ये है और इसका विग्रह किया गया है। आय व्यय ने कौन सा, आप इससे भी पहचान सकते हैं। पहली चीज आप सिर्फ और सिर्फ समस्त पद से ही पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। मैंने बताया कि इसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। और कि सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व समास में ही योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि विपरीत के बीच रहता है। किसके बीच, विपरीत की। योजक चिन्ह ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, ठीक है। दिन और दिन में दे सकता है। अब मान लीजिए यहाँ दिन और योजक चिन्ह लगा के दिन दे दिया, पूछता है कौन सा समास है, तो दिन दिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा, दिन दिन में अव्ययी भाव समास होगा, ना कि द्वंद्व समास। क्योंकि जो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है वह विपरीत के बीच होता है। देखिए जैसे आय का विपरीत व्यय होता है, माता का विपरीत पिता होता है, भीम का अर्जुन हो गया, अन्न का विपरीत जल होता है। तो विपरीतों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ था। आप इससे भी द्वंद्व समास को सॉल्व कर सकते हैं। विग्रह करने के बाद, तो विग्रह करेंगे तो आपको उसमें तथा और या अथवा इत्यादि शब्द का लोप मिल जाएगा। आप देख लेते हैं आय व्यय, आय और व्यय, ठीक है। आय और व्यय, माता पिता, माता और पिता, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, अन्न जल, अन्न और जल। तो यह और तथा या अथवा इन सब में, इन सब का लोप होता है द्वंद्व समास में, ठीक है। और दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और मैंने जो योजक चिन्ह वाली बात बताई और विपरीत, यह की पॉइंट है, यह की वर्ड है। क्या है, यह की वर्ड है या फिर की पॉइंट कह सकते हैं इसको, की पॉइंट। ये आप याद रखेंगे तो आप द्वंद्व समास कभी गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो कि हमारा 5वां समास है। इस समास में विशेषण का संबंध, यानी कि विशेषण विशेष्य का संबंध, इसमें पूर्व पद गुणवाचक होता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहला पद क्या होता है, गुणवाचक होता है। और इसको मैंने कर्मधारय समास को समझाने के लिए आपको विशेषण विशेष्य का संबंध मैं समझा दूँ यहाँ पे कि विशेषण और विशेष्य का संबंध हमेशा याद रखिएगा कि पूछता है कि किस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण हो गया राम बहुत धनी है। राम बहुत धनी है, तो धनी क्या है, विशेषता है। बहुत क्या हो गया, यानी कि धनी तो है, विशेषता तो है, ये विशेषण तो है। धनी क्या है, विशेषण है। लेकिन बहुत जो है इसका विशेष्य है। बहुत यानी कि विशेष्य है, जो धनी की विशेषता बता रहा है। धनी की विशेषता क्या बता रहा है कि यह बहुत धनी है। राम क्या है, धनी है, तो यह क्या हो गया, विशेषण। राम धनी है रहता तो यह धनी वर्ड क्या है, विशेषण हो गया। लेकिन बहुत जो है यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताए वह क्या होता है, विशेष्य होता है। और यह बहुत क्या है, विशेष्य है, जो कि बता रहा है कि धनी तो है राम, लेकिन कैसे, बहुत धनी है, ठीक है। आई होप आपको विशेष्य और विशेषण संबंध में आया होगा। मैं विशेषण विशेष्य पे भी क्लास लेकर आऊँगी, हर टॉपिक पे की क्लास आपको मिलेगी, ताकि एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। क्योंकि विशेषण विशेष्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आरओ यारो यूपी ट्रिपल की हर परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, समस्त पद और विग्रह करते हैं कर्मधारय समास में। तो महात्मा में कौन सा समास है, तो महान है जो आत्मा। आत्मा तो है, लेकिन कैसी आत्मा है, यह महान है। आत्मा कैसी है, महान आत्मा है। यानी कि आत्मा की विशेषता क्या है कि वह महान है। आत्मा की विशेषता क्या है, आत्मा जो है महान है। बस इतना ही करना है आपको कि विग्रह करिए महात्मा, बस आप, जो आत्मा कैसी है, महान है, ठीक है। महात्मा तो कौन सा समास, कर्मधारय समास। स्वर्ण कमल, अब कमल की विशेषता क्या है कि वह सोने का है। कमल तो है, लेकिन इस कमल की विशेषता क्या है कि वह कमल जो है सोने का है। तो स्वर्ण कमल में कौन सा समास है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास है। नील कमल की बात करें तो कमल कैसा है, नीला है। यानी कि कमल की विशेषता क्या है कि वह कमल जो है नीला है। यानी कि नीला है जो कमल, तो इस कमल की विशेषता क्या है कि यह कमल नीला है। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पे कमल जो कि कैसा है, नीला है, तो नील कमल में भी कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। बात करें हम पीताम्बर की, यानी कि अंबर, पीताम्बर, इसमें पीत प्लस अंबर से बना हुआ है, क्या है, पीताम्बर। तो अंबर कैसा है, पीत यानी कि पीला है, यानी कि पीला है जो अंबर। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। ये सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में यही उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। उपमेय उपमान मतलब कि विशेषण विशेष्य का संबंध। उपमेय उपमान मतलब होता है विशेषण, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि उपमेय उपमान क्या है, तो विशेषण विशेष्य,
को ही हम क्या कहते हैं, उपमेय उपमान का संबंध भी कह सकते हैं। विशेष से क्या होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आगे देखिए, जैसे घनश्याम, तो घनश्याम यानी कि श्याम कैसे हैं, घन के समान है। श्याम कैसे हैं, घन के समान, कि घन के समान जो है श्याम, श्याम क्या है, उपमान हो गया। कमल नयन में कौन सा समास है, तो पहली बात याद रखिए, घनश्याम कमल नयन, इनमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब इसका विग्रह करने पे देखिए, कमल के समान नयन यानी कि कमल नयन, कमल के समान नयन कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, यानी कि मुख रूपी चंद्र की बात कर रहा है, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम जो समास है हमारा छठा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब इसको देखते हैं कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद, कोई किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होती है, हमेशा याद रखिएगा। बल्कि अन्य विशेषण का कार्य करते ही तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। आगे देखते हैं, आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। तो समझते हैं हम बहुब्रीहि समास को, क्योंकि बहुब्रीहि समास से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही क्या होता है, बहुब्रीहि और कर्मधारय में कंट्रास्ट भी रहता है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा समास बहुब्रीहि है और कौन सा समास कर्मधारय है, तो उसको भी समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होती है। इस बात को आप एकदम गांठ बांध के याद रख लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न जो है सही होने लगते हैं। आप देखिए समस्त पद क्या है और विग्रह क्या है, समझते हैं। दशानन, इसका विग्रह करें। 10 हैं आनन, यानी आनन का मतलब क्या होता है, मुख होता है। इनके 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। देखिए यहाँ पे 10, ना तो 10 की प्रधानता है और ना ही मुख की या आनन की प्रधानता, बल्कि एक तीसरा निकल के अर्थ आ रहा है कि 10 आनन किसके थे, तो रावण के। किसके हैं, रावण के 10 आनन है, 10 मुख हैं। तो यानी कि 10 आनन में कौन सा समास है, तो न तो 10 की प्रधानता और न तो आनन की प्रधानता, बल्कि तीसरे शब्द रावण की प्रधानता आ गई। तीसरा पद रावण प्रधान हो गया इसमें। यानी कि दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुज को याद रखिए कि चतुर्भुज यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो पूछे चतुर्भुज में कौन सा, यानी कि 4 भुजाएं किसकी हैं, भगवान विष्णु की हैं। यानी कि कौन सा तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका, यानी कि भगवान गणेश। चक्रपाणी, चक्र है, पाणी मतलब हाथ होता है, पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो चक्र है जिसके हाथ में, यानी कि भगवान विष्णु। चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु के हाथ में ही चक्र है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, कंठ कैसा है, नीला है। तो किसका कंठ नीला है, भगवान शिव का ही कंठ नीला है। तो देखिए नीलकंठ से आपको क्या तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, नीलकंठ से कि भगवान शिव, यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। समास कौन सा है इसमें, बहुब्रीहि समास है। एक और शब्द है, देखिए यहाँ चतुर्भुज है, तो इसी तरह चतुर्मुख भी याद रख लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछा जाता है चतुर्मुख से भी। ठीक है, तो चतुर्मुख की बात करें हम, चतुर्मुख में कौन सा समास है, तो चतुर्मुख में समास कौन सा है, चतुर्मुख में समास कौन सा है यहाँ पे, तो 4 हैं मुख जिसके, 4 हैं मुख जिसके, किसके मुख 4 हैं, ब्रह्मा जी के। किसके, तो ब्रह्मा जी के। यानी कि चतुर्मुख में कौन सा समास है, तो 4 हैं मुख जिसके, यानी कि अर्थात ब्रह्मा। यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है ब्रह्मा। इसमें भी चतुर्मुख में भी कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चतुर्मुख चतुर्भुज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चतुर्मुख में यानी कि ब्रह्मा की बात करता है, चतुर्भुज भुजाओं, 4 भुजाएं किसकी हैं, भगवान विष्णु की हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे विशेष देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या है कि बहुब्रीहि, एक मिनट, बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप वाला वाली जिसका जिसकी, ये शब्द मिलेंगे आपको, वाला वाली जिसका जिसकी जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं। अर्थात विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप होता है। बस यही समझ जाइए कि जिसका जिसके, जैसे किसकी बात करें मैं समझा दूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे आपने विग्रह किया तो जिसके, यानी कि 10 हैं आनन जिसके, 10 है भुजाएं जिसकी, 10 हैं लंबा है उदर जिसका। तो ये सब वर्ड कहाँ पे मिलते हैं आपको, तो बहुब्रीहि समास में ही मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर, क्योंकि ये वी वी आई है। ठीक है, अब समझते हैं अंतर क्या है दोनों में।
कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का मैंने समझाया विशेषण विशेष्य क्या होता है या उपमेय उपमान क्या होता है, कि जो विशेषण जो होता है उसकी विशेषता बताता है, उसे ही विशेष्य कहते हैं। जैसे राम बहुत धनी है, तो राम की विशेषता क्या है कि राम धनी है, लेकिन बहुत क्या है, बहुत धनी बता रहा है कि राम बहुत धनी है, बहुत विशेष्य है। ठीक है, अब समझते हैं। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, जो समस्त पद होता है वही विशेषण का कार्य करता है। आपको इससे आई होप समझ में थोड़ा बहुत आया हो, लेकिन एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। समझिए, उदाहरण क्या दिया है, नीलकंठ। अब देखिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, बात करें कि नीला है जो कंठ, अगर मान लीजिए आपने नीलकंठ पूछ दे दिया कि नीलकंठ में कौन सा समास है, लगाएं। तो नीला है जो कंठ, अगर विग्रह दिया है, नीलकंठ दे के विग्रह भी दिया है और पूछता है कि इसमें से क्या विग्रह होगा इसका, तो नीला है जो कंठ अगर दे दिया तो आप क्या लगाएंगे, कर्मधारय समास लगाएंगे। फिर नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, अगर ये विग्रह है नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव की बात करें, तो वहाँ पे आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे। लेकिन आपसे समास विग्रह नहीं दिया और सिर्फ नीलकंठ शब्द दे दिया और कहा आपसे कि बताएं नीलकंठ में कौन सा समास है, कौन सा समास है, आप क्या लगाएंगे। वहाँ पे आपको बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व दिया हो तो आप क्या लगाएंगे। तो जब कर्मधारय भी हो और आपको बहुब्रीहि समास भी दिया हो, तो वहाँ पे हमेशा प्रधानता किसको दी जाती है, बहुब्रीहि समास को दी जाती है। आप मोस्टली बहुब्रीहि समास ही लगाकर आएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास। लेकिन ज़्यादातर आपको या तो कर्मधारय मिल जाएगा या फिर बहुब्रीहि, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। लेकिन अगर दोनों मिलता है तो आप बहुब्रीहि समास लगाकर आएंगे। ठीक है, देखिए नीलकंठ और नीलकंठ, अब डिपेंड करता है, विग्रह दिया तो आप बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे कि नीला है कंठ, जो यानी कि कर्मधारय समास की कंठ की विशेषता क्या है कि वह नीला है। लेकिन नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर, बहुत बार ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। आप ज़्यादातर क्या लगाएंगे, अगर कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों दिया रहेगा तो आप बहुब्रीहि समास को ही प्रेफरेंस देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो पीताम्बर यानी कि पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता क्या है, पीला यानी कि कर्मधारय समास। लेकिन बात करें पीताम्बर फिर से, तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु की बात कर रहा है, भगवान कृष्ण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इन दोनों में अंतर आपने समझ लिया। लेकिन अगर परीक्षा में आने की बात करें तो अगर पूछा जाता है नीलकंठ में कौन सा समास है, बस ऐसे, तो आपको या तो बहुब्रीहि मिलेगा या कर्मधारय मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा ऑप्शन में। अगर बाई चांस कभी दोनों ऑप्शन में हो तो आप वहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे, बहुब्रीहि समास को ही वरीयता देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी समास की क्लास। और यह समास की क्लास क्या, काफ़ी डिटेल क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी क्लास फिर से समास की देखनी पड़ेगी। और आने इसके आगे वाले लेक्चर में हम समास से, इन सारे समास से, जो 6 प्रकार के हमारे समास हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को केवल और केवल वहाँ पे हम प्रश्नों को हल करेंगे। वहाँ पे डिटेल लेक्चर नहीं होगा। तो आप इस क्लास को बहुत ज़्यादा अपना प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं कि क्वेश्चंस किसके साथ, MCQ के साथ अगले लेक्चर में। इस समास के यानी कि समास के MCQ के साथ हम मिलते हैं, जहाँ पे आपको 50+ प्रश्न रहेंगे समास के। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।